यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस वीएनएस में। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। ये बहुत ही हमारे लिए उत्साह का प्रतीक है। हमारा स्वतंत्र दिवस माफ़ कीजिएगा, जो कि हमारी देश की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दिन था। तो बच्चों, सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो हम हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है संविधान का भाग 1। इससे पहले के क्रम में आप चैनल पर जाएंगे और वीडियोस को देखेंगे तो सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया या संविधान सभा का गठन हो गया या समितियां हो गया या उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो है उसी क्रम में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आज हम संविधान का भाग 1 पर चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं और कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसी भाग के क्रम में आज हम संविधान का पहला भाग पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में इससे पूछे गए हैं। तो आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए, जो संविधान का भाग 1 है माफ कीजिएगा, जो संविधान का भाग 1 है उस भाग का नाम है संघ व इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ व इसके क्षेत्र इसका नाम है पहले भाग का। बच्चों, अगर हम बात करें अनुसूची 1 की, तो संघ व इसके क्षेत्रों के विषय में जानकारी भी हमें अनुसूची 1 से ही प्राप्त हो जाएगी। बच्चों, संघ व इसका राज्य क्षेत्र, आपको पता है कि संघ, देखिए बच्चों, 2 प्रकार का होता है। एक संघ की मीनिंग अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो एक यूनियन होती है और एक फेडरल भी होती है। बच्चों, अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन वाला जो संघ है वो ये संघ है जो भारतीय संविधान का है, लेकिन फेडरल वाले संघ की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान का है। हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया बच्चों? कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है, पहले तो आपको पता है कि भारत में देसी रियासतें थी और ब्रिटिश प्रांत थे, इस तरीके के राज्य क्षेत्र थे। तो बच्चों, ये जो भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है ये राजाओं की इच्छा के खिलाफ हुआ है, क्योंकि देसी रियासतों का अधिकार राजाओं के पास होता है। इनकी इच्छा के विरुद्ध भारत के राज्यों का गठन कर दिया गया, पुनर्गठन करके इन्हें मिलाया गया भारत में। ये राज्य अगर चाह ले तो भी भारत से अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका क्या है कि अमेरिका जब गुलाम था ब्रिटेन का तो 13 राज्य थे और उन 13 राज्य आपसी समझौते के तहत वो एक संघ का निर्माण करते हैं। अर्थात अमेरिका में राज्यों की शक्ति ज्यादा है, लेकिन यहां पर भारतीय संविधान में संघ की शक्ति ज्यादा है। अर्थात किसी भी स्थिति में संघ केंद्र ज्यादा मजबूत होगा अपेक्षाकृत राज्य से। ठीक है, इसीलिए इसे संघ एवं इसके क्षेत्र नाम भी दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संविधान के भाग 1 में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कुल 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक कुल 4 अनुच्छेद हमें संविधान के भाग 1 में पढ़ना होता है। आइए चलते हैं और एक एक करके इसके अनुच्छेद को भी समझते हैं। पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत। प्यारे बच्चों, इंडिया अर्थात भारत का मतलब ये मत समझिए कि इंडिया का मतलब ही भारत होता है। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूं कि जब भारत संविधान का निर्माण हो रहा था, लिखा जा रहा था, तो कुछ लोगों ने, कुछ पक्षकारों ने यह कहा कि इसमें भारत होना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा इंडिया। तो संविधान सभा ने दोनों ही नामों को स्वीकार कर लिया। इसलिए इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्लियर है?
पहला अनुच्छेद कहता है, संविधान के भाग 1 का पहला अनुच्छेद करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात कई राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, 3 प्रकार के क्षेत्र आएंगे। पहला इसके अंतर्गत, पहला आएगा राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद के अंतर्गत पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा आएगा संघ क्षेत्र, और तीसरा जो है वो कैसा क्षेत्र होगा? ऐसा क्षेत्र, ऐसा राज्य जिस पर भारत ने विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात उसे अधिकार कहा गया हो, अर्थात जैसे जीत कर हासिल किया हुआ राज्य, अधिगृहित किया हुआ राज्य। इस 3 प्रकार के राज्य अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र जिसको आप यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और तीसरा ऐसा क्षेत्र जो किसी तरीके से युद्ध या आक्रमण या उपहार के द्वारा लेकर के संघ में मिलाया गया हो। ये 3 क्षेत्र आएंगे किसके तहत? अनुच्छेद 1 के तहत। क्लियर है आपको? इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, और इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और ऐसा जो संघ में जीत करके शामिल किया गया हो वो क्षेत्र आएगा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। क्लियर है आपको? बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल फॉर दैट, जैसे कि यह एक संघ है और यह भारत है और ये कई राज्यों से मिलकर के बना है। देख रहे हो आप? कई राज्यों से मिलकर के बना है। क्लियर है? संघ की सीमा ये है और इसमें इसके कई राज्य क्षेत्र हैं। मैं बोल रहा हूं ये जो अनुच्छेद 2 है ये कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। इसका मतलब है कि बाहर का कोई राज्य प्रवेश कर रहा है किसमें? संघ में। ऐसे राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो पाएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हो पाएगा। कैसे? ये भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए युद्ध के द्वारा आप राज्य जीत लीजिए, तब भारत ले सकता है। दूसरा है उपहार के द्वारा अगर कोई राज्य आपको मिल जाए। तीसरा है संधि के द्वारा कोई राज्य आपको मिल जाए। इन आधारों पे लीज के द्वारा कोई राज्य आपको मिल जाए, लीज के द्वारा भी कोई राज्य आपको मिल जाए। इन आधारों पर आप संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, और यह सारा कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसे राज्य जो विदेशी राज्य हैं लेकिन युद्ध के द्वारा जीत करके, लीज पे संधि करके, उपहार द्वारा प्राप्त करके उसे आप संघ में शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं इसके लिए। बहुत सारे राज्य हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लो तो बच्चों जैसे गोवा विदेशी राज्य था, पुर्तगालियों से लिया गया। गोवा के अलावा बात करोगे सिक्किम की बात कर लो, सिक्किम की बात कर लो। सिक्किम के अलावा बात करोगे तो बच्चों पौंडीचेरी की बात कर लो आप। ठीक है? सिक्किम की बात के बाद बात करोगे तो आप पौंडीचेरी की बात कर लो, जो पुदुचेरी हो गया। और बात करोगे दादर नगर हवेली की बात कर लो, दादर नगर हवेली की बात कर लो। ये सारे पहले विदेशी राज्य थे, कहीं ना कहीं इसे भारत के द्वारा लिया गया है, अर्थात संघ में शामिल किया गया है। तो ये किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत होंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। और ये सारे कार्य कहां पे होंगे? संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? नए राज्यों का गठन, ध्यान दीजिए शब्दों को, गठन, उसके नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन। प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो रहा था, लेकिन यहां पर किसी संघ का शब्द का इस्तेमाल है नहीं। बोल रहा है नए राज्यों का गठन, उसका नाम, उसका क्षेत्र तथा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। कैसे नए राज्यों का? जैसे किसी राज्य को राज्य से तोड़ करके बना देना, किसी 2 राज्यों की समान क्षेत्र को लेकर के किसी नए राज्य का गठन कर देना, है ना? जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, जैसे बिहार से छत्तीसगढ़ बना, सॉरी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना।
ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। ऐसे राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल की मैं यहां पर आपको बता दूं, एग्जाम्पल के रूप में उत्तराखंड, ठीक है, ठीक है, तेलंगाना की बात कर लो, तेलंगाना के बाद बात कर लो छत्तीसगढ़ की बात कर लो, झारखंड की बात कर लो, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सारे राज्य बनेंगे। लेकिन जैसे कह रहा है कि नए राज्यों का गठन, ये सारे नए राज्य हैं, इनका गठन किया जा रहा है। भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत किया गया, और वो कब किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही इन राज्यों का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही इन राज्यों का गठन किया गया है। क्लियर है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या किया गया? नए राज्यों का गठन, नाम, क्षेत्र तथा उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और भी बहुत सारे राज्य हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जैसे बंबई 1960 में मुंबई बना है, केरल बना है, ठीक है, ये सारे राज्य हैं, गोवा है, सिक्किम है। कहीं ना कहीं ये सारे राज्य, ये तो इसके लिए है, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सारे राज्य बने हैं। और किस अधिनियम के तहत बने हैं? तो बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन से तहत? 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, और उसी के तहत इन राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, इस प्रकार का कार्य करने के लिए, इस प्रकार का कार्य करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 3 के प्रयोजनों को करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यों, जिस राज्य से राज्य का दूसरा निर्माण हो रहा है, उन राज्यों का मत जानने के लिए राष्ट्रपति राष्ट्र का मत जानने के लिए भी भेज सकता है, प्रस्ताव भेज सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह राज्य की बातों को माने। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन होगा, नाम, उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी क्षेत्र में सीमा या में परिवर्तन, या उसको घटा सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी बहुत आवश्यक है। और ये सारे राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तराखंड है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड जैसे राज्य हैं। क्लियर है? बहुत सुंदर। अगला और लास्ट अनुच्छेद है इस भाग का, अनुच्छेद 4। प्यारे बच्चों या साथियों, कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहले तो मैं आपको बता दूं पहली अनुसूची ही इससे रिलेटेड है जो आप पढ़ रहे थे, और चौथी अनुसूची में जो क्षेत्रवाइज राज्यों या संघ क्षेत्रों में जो सीटों का बंटवारा है उसके बारे में है, राज्यों की। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं बड़े आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं कि अनुच्छेद 4 है क्या। बच्चों, अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। आप ये समझिए कि भारतीय संविधान की एक खासियत है कि आवश्यकता के आधार पर, वो कठोर भी है और लचीला भी है, आवश्यकता के आधार पर संविधान क्या करता है? अपने आप में क्या करता है? संशोधन करता है। क्या करता है? संशोधन करता है। और संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। क्लियर है? संशोधन करता है और संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किसी भी प्रकार का नया कार्य करना है तो ये सारे भी तो नए कार्य हैं, ये सारे भी तो नए कार्य हैं, है कि नहीं है? तो ये कार्य कह रहा है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि इन प्रकार के कार्यों को करने के लिए संविधान में किसकी आवश्यकता नहीं है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
क्लियर है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के कार्य को करने के लिए साधारण या आम तरीके से संसद में प्रस्ताव ला करके और उसे साधारण बहुमत प्रक्रिया से पास करा करके इस कार्य को किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? आपको उम्मीद है कि ये चारों अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। मैं आपको और भी चीजें बता देता हूं। अनुच्छेद 3 में एक विवाद पैदा हुआ था, खासकर उत्तर प्रदेश एसआई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वाद है जिसे हम बेरुवाड़ी वाद के नाम से जानते हैं, वो अनुच्छेद 3 का ही वाद है, 1960 का बेरुवाड़ी विवाद। बेरुवाड़ी विवाद, ध्यान दीजिए, 1960 का बेरुवाड़ी विवाद। बच्चों बेरुवाड़ी विवाद जो है ना, वो मैं आपको बताता हूं हुआ कैसे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। भारत को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन तो कर सकती है, लेकिन एक बात समझिए कि राज्यों को मिलाकर के कर सकती है, लेकिन कोई राज्य क्या भारत किसी को दे भी सकता है? किसी विदेशी राज्य को दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझौते हो सकते हैं, कॉलोनियों की जमीन क्या स्थितियां ऐसी रहती है तो होता है। बच्चों 1958 में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, उसमें भारत चाहता था, केंद्र सरकार चाहती थी कि वो जो बेरुवाड़ी विवाद या क्षेत्र है, बेरुवाड़ी क्षेत्र है, वो किसको दे दिया जाए? पाकिस्तान को दे दिया जाए। बाद में बेरुवाड़ी के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। कौन सा संशोधन करना पड़ा? 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा और वो 1960 में करना पड़ा। और इसी 1960 के 9वां संविधान संशोधन के तहत बेरुवाड़ी क्षेत्र को किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को, जो वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश है, उसे सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कार्य कर रहे हैं आप, इस कार्य को करने के लिए आपको जो है कोर्ट में, सरकार में जाने की जरूरत नहीं है, ये कार्यपालिका अपने हिसाब से भी कर सकती है। और इसी के तहत एक एग्जाम्पल इसका और हुआ, कार्यपालिका ने अपने हिसाब से किया और वो था 100वां संविधान संशोधन 2015। और इसके तहत जो है भारत ने अपनी 111 कॉलोनियों को किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने अपनी 51 कॉलोनियों को भारत को दे दिया और इसी के तहत यह भूमि समझौता संपन्न कराया गया। इसके अलावा बच्चों मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्यों के बारे में और भाषाई प्रांत आयोग के बारे में कि कौन सा राज्य जो है क्या कहते हैं, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, धर समिति या जेवीवीपी समिति के बारे में बात करेंगे। फिर फजल अली आयोग आया, इनके बारे में जो डिस्कशन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम या क्षेत्रीय परिषदों के बारे में चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, तब जो है उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि संविधान का यह चारों अनुच्छेद आपको बेहतर समझ में आया गया होगा और जो भी चीजें या जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।